गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और उसमें हमारा कौन सा वाला भौतिक स्वरूप वाला भाग चल रहा है, जिनमें हम भारत के प्राकृतिक भू आकृतिक प्रदेश पढ़ चुके हैं, मैदानी क्षेत्र पढ़ चुके हैं, प्रायद्वीपीय पठार और प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत एवं पर्वत श्रृंखलाएँ पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम शुरुआत करते हैं भारत में भारतीय मरुस्थल। ठीक है, और भारतीय मरुस्थल की बात करेंगे हम। और भारतीय मरुस्थल की बात करेंगे तो यहाँ से ध्यान देने वाली बात यह है कि केवल हमें एक ही मरुस्थल की जानकारी नहीं रखना है। आप सभी केवल यह समझते हैं कि भारत में केवल एक मरुस्थल पाया जाता है, वो है थार का मरुस्थल। ठीक है, किंतु खास बात यह है कि भारत में दो प्रकार के मरुस्थल स्थित है। एक है उष्ण मरुस्थल, जिसको हम गर्म मरुस्थल कहते हैं, जिसमें आपका थार डेजर्ट आता है, और दूसरा आपका शीत या ठंडा मरुस्थल, जिसमें आता है आपका लद्दाख। ठीक है, और ये दोनों मैं आपके सामने लिख चुका हूँ। आपको यहाँ से कुछ चीज़ें याद रखना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे थार डेजर्ट के बारे में, और फिर पढ़ेंगे हम किसके बारे में, आपके लद्दाख के बारे में। ठीक है, तो थार की विशेषताएं पढ़ लेते हैं हम। थार की विशेषताएं क्या क्या है। सबसे पहली विशेषता थार की बना का भी है। तो बनने की बात करें तो आप देखोगे कि मेसोजोइक युग पढ़ते हैं हम, और मेसोजोइक युग में आपको पता चलता है कि ये थार का मरुस्थल कभी समुद्र का भाग हुआ करता था। किसका भाग हुआ करता था? समुद्र का भाग हुआ करता था। और ये कैसे बोल रहा हूँ मैं, तो इसके प्रमाण मिले हैं। कहाँ से प्रमाण मिले हैं? कास्ट जीवाश्म पार्क स्थित है आपके आकल, जैसलमेर के निकट। ठीक है, उस आकल नामक जगह पर एक आपके कास्ट जीवाश्म पार्क बनाया गया है। उस कास्ट जीवाश्म पार्क से पता चलता है वहाँ पर का पहले क्या हुआ करता था? समुद्र हुआ करता था, और समुद्र में कौन सा? अरब सागर वाला भाग। ठीक है, आगे चलकर धीरे धीरे वहाँ का जो भाग है ऊपर उठ गया, और ऊपर उठने के बाद वहाँ लगातार वायु द्वारा अपर्दन किया गया, और आगे चलकर बना आपका थार डेजर्ट। ठीक है, इसकी अगली विशेषता क्या है? एक तो ये हो गया कि मेसोजोइक युग में समुद्र का भाग हुआ करता था, और पहला प्रमाण हो गया ये कास्ट जीवाश्म पार्क। ठीक है, कास्ट जीवाश्म पार्क, कास्ट के जीवाश्म रखे गए, यहाँ लकड़ी पाई गई थी, उसके जीवाश्म से पता चलता है। फिर दूसरा है आपके ब्रह्मसर। ब्रह्मसर जैसलमेर के निकट एक तालाब वाला क्षेत्र है। ठीक है, उस तालाब वाले क्षेत्र के निक्षेप, ठीक है, से पता चलता है कि ये किसका भाग हुआ करता था? समुद्र का भाग। तो ये दो प्रमाण आपके जियोग्राफर ने बताए हैं। पहला आपके कास्ट जीवाश्म पार्क आकल में स्थित है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी आता है यहाँ से, और दूसरा ब्रह्मसर जैसलमेर के निकट स्थित है, जहाँ समुद्र निक्षेप हुआ करते थे। ठीक है, तो यहाँ से याद रखना कि मेसोजोइक युग में बना हुआ है, और किसका भाग हुआ करता था? पहले समुद्र का। ठीक है, उसके बाद ये वहाँ समुद्र सूखा और थार मरुस्थल का निर्माण हुआ। अगर भूगर्भिक रूप से देखते हैं, मैप में देखोगे तो भूगर्भिक रूप से यहाँ जो अंदर चट्टानें मिलेगी वो प्रायद्वीपीय चट्टानों के समान ही मिलेगी। जो प्रायद्वीपीय भाग में अपनी चट्टानें मिल रही थी, ठीक है, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना जैसी विशेषताएं मिल रही थी, औषधि सभी प्रकार की, तो यहाँ पर वो सारी चट्टानें भूगर्भिक रूप से पाई जाती है। ठीक है, तो जब वो भूगर्भिक रूप से पाई जाएगी तो यहाँ पर आपके खनिज संसाधन वगैरह भी मिलेंगे, और खनिज संसाधन मिलेंगे तो यहाँ अलग अलग प्रकार के खनिज संसाधन भी पड़ेंगे। मुख्य रूप से यहाँ गोंडवाना चट्टाने का कुछ भाग मिले हैं अंदर, और उनमें भी आपके कौन से वाले? लिक्विड वाले फॉर्म मिले हैं। तो यहाँ पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं सर्वाधिक। अच्छे से याद रखना है, किसके? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। और आपके पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के लिए कौन फेमस है? जैसलमेर और बीकानेर। ठीक है, जैसलमेर और बीकानेर। और यहाँ से प्रीलिम्स के क्वेश्चन आए हुए हैं, अलग अलग पीसीएस में भी आए हुए हैं, एमपीपीएससी भी पूछ चुकी है। इनमें से देखो कौन कौन से हैं, तो आप पढ़ोगे रागेश्वरी, भाग्यम, ऐश्वर्या, सरस्वती। ये क्या है भैया? ये पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन। तो ये वहाँ पाए जाने वाले पेट्रोलियम के क्षेत्र है, जो राजस्थान के मुख्य रूप से जैसलमेर और बीकानेर में मिलते हैं। और कौन से? राजस्थान, जैसलमेर, बीकानेर में कौन सा मरुस्थल है? थार मरुस्थल है। और थार मरुस्थल में ये मिल रहे हैं, मतलब यहाँ प्राचीन समय में
गोंडवाना चट्टानें रही होगी कुछ, और गोंडवाना में भी लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि जब कोई आपके जीवाश्म बहुत अंदर दब जाते हैं तो पेट्रोलियम का निर्माण करते हैं, और जब ऊपर ही दब जाते हैं, ठीक है, तो किसका निर्माण करते हैं? कोयले का। और उसमें भी खास बात ये है कि पेड़ पौधों वाले जीवाश्म होंगे वो कोयले का निर्माण करेंगे, और जो जीव होंगे वो किसका निर्माण करेंगे? पेट्रोलियम का। ठीक है, तो अच्छे से याद रखना। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा चुके हैं। भाग्यम, ऐश्वर्या, राजेश्वरी क्या है? तो ये जैसलमेर बीकानेर में पाए जाने वाले क्या है? आपके पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार है। ठीक है, तो ये पूछा गया है। फिर इस मरुस्थल की एक और ख़ास विशेषता ये है कि यहाँ जो है दो तरफ ढाल लिए हुए। दो तरफ ढाल कैसे? तो आप देखोगे इसके पश्चिम की तरफ ढाल है और एक थोड़ा सा दक्षिण पश्चिम की तरफ ढाल है। ये पश्चिम की तरफ ढाल है, इसको कहा जाता है आपके सिंध की ओर ढाल, क्योंकि ये पाकिस्तान का सिंध प्रांत आता है इधर, जहाँ सिंधु नदी बहती है। ठीक है, और आप जनगण मन अधिनायक पढ़ते हो तो उसमें पूरा भारत का भूगोल बताया गया है, तो वहाँ भी सिंध का वर्णन आता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। और दूसरा ढलान है आपके कच्छ की ओर, देखो। और जब दो तरफ ढलान है तो यहाँ जो बहने वाली नदियाँ होगी वो या तो सिंध की ओर जाएगी या आपके किधर की ओर जाएगी? कच्छ की ओर। ठीक है, तो जो एक नदी विलुप्त हो चुकी आप पढ़ते हो, सरस्वती, वो कभी सिंध प्रांत की ओर बहती थी। ठीक है, उसी का जो आपके वर्तमान रूप है या सिंधु सभ्यता में पढ़ते हो, घग्गर नदी। ठीक है, और एक आपके है लूनी नदी जो कच्छ की रण की ओर जाती है और कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये इसी मरुस्थल की विशेषता है कि एक ढाल सिंध की ओर हो गया, एक कच्छ की ओर हो गया। ठीक है, और आगे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है किस प्रकार के अपवाह तंत्र का उदाहरण है? तो ये अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र का उदाहरण है भैया। ये अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र क्या होता है? तो जहाँ नदियाँ अपना पानी समुद्र में न छोड़ के किसी आंतरिक क्षेत्र में ही विलुप्त हो जाती है, उसको अपन क्या कहते हैं? अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र। तो यहाँ की नदियाँ समुद्र तक जाती नहीं। देखो कच्छ के रण में लूनी विलुप्त हो रही है, सरस्वती तो पहले ही विलुप्त हो चुकी है, आपके घग्गर, हकरा जैसी नदियाँ आपके इसी मरुस्थल में विलुप्त हो चुकी है। तो अच्छे से याद रखना आपको। ठीक है, तो ये अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र का उदाहरण है। और एक और ख़ास बात है, जब यहाँ नदियाँ अंदर ही सूख जाएगी तो वहाँ बनाएगी ये प्लाया या बाल्सन। क्या बनाएगी? प्लाया या बाल्सन। क्या होता है प्लाया या बाल्सन? तो जो उथली झीलें होती है समुद्र में, मरुस्थल में, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है? प्लाया। उथली झीलें से मतलब है आप आराम से पैदल पार कर लो उसको। ठीक है, उनको प्लाया कहा जाता है। और वही प्लाया जब आपके बालू के पर्वतों द्वारा घिरा होता है तो उसको बाल्सन कहा जाता है। ठीक है, प्लाया जब बालू के पर्वतों द्वारा घिरा होगा तो उसको क्या कहा जाएगा? बाल्सन। और ये क्षेत्र आप फिर बाद में फिजिक्स में पढ़ते हो, मृग मरीचिका के कारण बनते हैं, जहाँ पर आपको पानी होने का भ्रम भी होता है और आप सोचते हो कि वहाँ पर प्लाया या बाल्सन होगा, लेकिन कभी कभी वो प्लाया बाल्सन न होकर रेत निकल जाती है। ठीक है, तो मृग मरीचिका पढ़ते हो आप, तो ये मरुस्थल में मिलेंगे आपको। फिर यहाँ पर खास विशेषता और ये है कि यहाँ दैनिक तापांतर सर्वाधिक होता है। दैनिक तापांतर सर्वाधिक मतलब दिन का टेम्परेचर बहुत अधिक चला जाता है और रात का टेम्परेचर माइनस में भी चला जाता है, बहुत बार जीरो या माइनस में। कैसे? तो आपको पता होगा यहाँ पर पाई जाती है रेत, मुख्य रूप से वनस्पति नहीं होती है। और जब रेत की बात करोगे तो रेत तेज़ी से गर्म होती है और तेज़ी से ठंडी होती है। तो जब तेज़ी से गर्म होगी तो दिन में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा, और जब रात में तेज़ी से ठंडी होगी तो टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा। और यही कारण है कि मरुस्थलीय भागों में सर्वाधिक दैनिक तापांतर मिलता है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है यहाँ से। फिर यहाँ जो जीव जंतु होते हैं रात्रिचर होते हैं भैया। क्यों रात्रिचर होते हैं? मैंने बताया दिन का टेम्परेचर बहुत अधिक चला जाएगा, और जब बहुत अधिक चला जाएगा तो कोई उस अधिक टेम्परेचर में बाहर निकलना पसंद करेगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो वो जीव कब निकलेंगे? रात की चांदनी रात में। ठीक है, मुख्य रूप से। तो यहाँ जब रात में निकलेंगे तो रात में ही भ्रमण करेंगे, और रात में ही भ्रमण करेंगे तो उनको कहा गया है रात्रिचर जीव जंतु। और ये रात्रिचर जीव जंतु मुख्य रूप से रेप्टाइल प्रकार के मिलते हैं यहाँ पे। क्यों रेप्टाइल प्रकार के क्यों मिलेंगे? रेत में चलने के लिए पैरों की ज़रूरत बिल्कुल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? आप पैर से चलोगे तो अंदर धंस जाएंगे और आप वहीं दफन हो जाओगे।
तो आपको वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, रेंगना पड़ेगा। तो जब रेंगना पड़ेगा तो वहाँ जीव जंतु भी वैसे ही विकसित हो गए हैं। कौन से, रेंगने वाले, जिसमें कौन, सांप, बिच्छू, छिपकली, ठीक है, ऐसे जीव मिलेंगे आपको, सांप, बिच्छू, छिपकली जैसे, ठीक है। जितने भी जहरीले जीव है सब इसी साइड में मिलेंगे आपको। और आप देखते हो यहाँ एक प्रमुख जनजाति भी है, कालबेलिया, जो सांप पकड़ने के लिए फेमस है भैया, तो वो इसी क्षेत्र में रहती है। तो ये जनजातियों का भी मुख्य रूप से क्षेत्र है, ठीक है। अपन और आगे पढ़ने वाले वैसे तो यहाँ रात्रिचर जीव जंतु होते हैं। और एक और कारण, ये सांप, बिच्छू सब रात्रि में क्यों निकल रहे हैं, तो यहाँ जब दिन में बहुत अधिक टेम्परेचर होगा तो जो थोड़ी बहुत वनस्पति पाई जाती है कांटेदार, उस कांटेदार वनस्पति में थोड़े बहुत जो फूल होंगे वो भी इतनी तेज़ धूप में नहीं खिल पाएंगे। वो चांदनी रात में खिलते हैं धूप, और जब वो फूल रात में खिलेंगे तो उन पर डिपेंडेंट जो भौरे वगैरह होंगे, ये कीट पतंगे होंगे, वो रात में ही आएंगे। और जब वो भी रात में आएंगे तो उन पर खाने के लिए ये जीव भी रात में ही आएंगे, ठीक है। तो यहाँ सभी जीव जंतु रात्रिचर होते। इसलिए आप कभी भी जाते हो मरुस्थल में घूमने, ठीक है, और जब आप वहाँ नाइट बिताते हो तो वहाँ के लोग आप प्रॉपर आपको बोल देते हैं पहले ही, ठीक है, कि आप अपने बिस्तर वगैरह को चारों तरफ से पैक करके सोना, नहीं तो हो सकता है आपके सुबह तक आपके बिस्तर में सांप बिच्छू मिले और आप ना मिलो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो ये कारण है यहाँ पे। और यहाँ की वनस्पति कौन सी है, कांटेदार। क्यों है कांटेदार, पानी बहुत कम है, पानी बहुत कम है तो वनस्पति की पत्तियाँ कांटों का रूप धारण कर लेती है ताकि उससे वाष्पोत्सर्जन कम से कम हो सके, ठीक है। और या तो कांटे का रूप ले लेगी या उन पे बड़ी बड़ी मोम की परत होगी, या तो कांटेदार होगी या उन पे किसकी परत होगी, मोम की परत होगी। क्यों, क्योंकि मोम की परत से भी वाष्पोत्सर्जन कम होता है। जैसे आपने खजूर के पेड़ देखे होंगे, ठीक है, और खजूर के पेड़ की खास विशेषता ये होती है कि उसकी जो पत्तियाँ होती है उस पर मोम की परत होती है, इसलिए वो गीली नहीं होती, आपने देखा होगा, खास बात, ठीक है। और आपने बबूल के पेड़ भी देखे होंगे, नागफनी कैक्टस के पेड़ भी देखे होंगे, ठीक है, और खेजड़ी के वृक्ष भी देखे होंगे जिनमें कांटे होते हैं। तो यहाँ की वनस्पति कैसी होती है, कांटेदार या मोम की परत वाली। और उनकी खास विशेषता एक और होती है, उनकी छाल जो होती है बहुत मोटी होती है। क्यों, क्योंकि तने से भी वाष्पोत्सर्जन होता है, तो मोटी छाल, आपने खजूर के पेड़ देखे होंगे उसमें मोटी मोटी छाल पाई जाती है, ठीक है। तो ये खास विशेषता यहाँ मोम, कांटेदार या मोटी छाल वाली वनस्पति पाई जाती है। क्यों, वाष्पोत्सर्जन कम से कम हो सके। वाष्पोत्सर्जन कम से कम क्यों हो सके, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पानी की कमी है, तो पानी की कमी को, जो जितना पानी होगा उसको अपने धारण क्षमता बनाए रखने के लिए उनको अनुकूल तो रहना पड़ेगा वहाँ पे, तो ये अनुकूलन के लिए पाए जाते हैं वहाँ पे। एक और ख़ास बात है, जब यहाँ जल बहुत कम है तो गहरा भी होगा, और जब गहरा भी होगा तो यहाँ के पेड़ों की जड़ें जो होती है बहुत गहरी होती है भैया। तो ये भी पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन कि यहाँ के पेड़ों की जो जड़ें होती है वो गहरी होती है, पत्तियाँ मोम या कांटेदार होती है, ठीक है, तने मोटे होते हैं। ये कहाँ की विशेषता है, ये सब मरुस्थली वनस्पति की विशेषता है। और मुख्य रूप से मरुस्थल में कौन से, अपने थार का पढ़ रहे हैं तो थार के मरुस्थल की, ठीक है। फिर आपके यहाँ घुमंतु जनजातियाँ मिलती है, मैंने बताया था। एक तो कालबेलिया जो सांप वगैरह पकड़ती है, फिर आप पढ़ते हो बंजारा जिसने कंघी का आविष्कार किया था, आप सब पढ़ते हो। बंजारा किसका आविष्कार किया था, कंघी का। कालबेलिया सांप पकड़ने के लिए फेमस है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है अच्छे से। और ये दोनों का वर्णन देखना चाहते हो तो आपकी एक मूवी बनी हुई है कच्चे धागे, अच्छे से देखना, उसमें दोनों जनजातियों का वर्णन मिलेगा, बंजारा का भी मिलेगा और कालबेलिया का भी मिलेगा, ठीक है। तो आप मूवी देख के भूगोल सीख सकते हो, क्लियर है। तो ये कालबेलिया, बंजारा और कुछ पशुपालक जनजातियाँ होती है। और पशुपालक भी कौन से वाले, तो स्पष्ट लिखा हुआ है चलवासी पशु। कौन से पशु, चलवासी। एक आपके यहाँ होते हैं जिनको आप दिन भर बांधे रखते हो, चारा डालते हो और अपना काम करते हो, ठीक है, ये व्यापारिक पशु होते हैं। एक चलवासी पशु, दिन भर उनको इधर उधर चराना पड़ता है, शाम को घर लेके आओ, दूध निकालो, खाओ पियो, आराम से सो जाओ, फिर दूसरे दिन सुबह वही प्रक्रिया, सुबह चराने के लिए। और चलवासी पशु में कौन आते हैं मुख्य रूप से, भेड़, बकरी, ऊंट, गधे। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, है ना, आप गधे नहीं हो,
भेड़, बकरी, ऊंट और गधे। ठीक है, ये मुख्य रूप से चलवासी पशुओं में आते हैं जो वहाँ पाए जाते हैं। और आपने पढ़ा होगा कच्छ का रण गधों के लिए फेमस है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ठीक है, और भेड़ बकरी आपके मुख्य रूप से राजस्थान में सबसे ज़्यादा मिलते हैं। क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि मरुस्थल है, और मरुस्थल में भी थार का मरुस्थल है, तो उसकी विशेषता पढ़ रहे अपन, तो ये ध्यान रखना है यहाँ की विशेषताएं। तो ये चलवासी पशुपालन और घुमंतु जनजातियाँ मुख्य रूप से कौन कौन सी? कालबेलिया, बंजारा और चलवासी पशुपालक जनजातियाँ होती है। ठीक है, और आप देखते हो कभी कभी यही चलवासी जब वहाँ बहुत पानी की कमी हो जाती है तो आपके मालवा क्षेत्र में भी दिखाई देते हैं। ठीक है, और गर्मी के क्षेत्र में अपने भेड़ों ऊँटों को लेकर मालवा क्षेत्र में आ जाते हैं पानी के लिए, और जब जैसे ही बरसात होने वाली होती है वापस अपने पशुओं के साथ जाना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, तो ये पूरा आपको व्यावहारिक जीवन में भी देखने को मिलता है, तो यहाँ से ध्यान रखते हैं। फिर आगे चलते हैं अपन, तो थार मरुस्थल का जो पाकिस्तान से लगा हुआ पूरा बॉर्डर वाला क्षेत्र है, वहाँ पर आज़ादी के बाद सबसे बड़ी नहर निकाली गई है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। कौन सी नहर निकाली गई है? इंदिरा गांधी। ठीक है, और ये सतलुज नदी से निकाली गई है, ये अच्छे से ध्यान रखना है। और इस नहर के कारण यहाँ पर पेयजल और कृषि बड़ी मात्रा में बढ़े हुए। ठीक है, पेयजल तो आपको पता होगा ही होगा, सामान्य क्रियाकलाप के लिए हो जाएगा, और कृषि के लिए बहुत ज़्यादा इस नहर ने फ़ायदा पहुँचाया है। और जब फ़ायदा पहुँचाया है तो हरित क्रांति की शुरुआत होती है 1966 में। तो आप देखोगे राजस्थान का ऊपर वाला क्षेत्र जिसमें हनुमानगढ़, ठीक है, और चूरू और आपके श्री गंगानगर जैसे डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं, वो हरित क्रांति में भी महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान रखना, ये हरित क्रांति का भी क्षेत्र रहा है, मरुस्थल का ऊपर वाला क्षेत्र जो पंजाब से लगा हुआ है ये बार बिल्कुल। क्यों ये इतना डेवलप्ड रहा है? तो यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर प्रारंभ से बिछा दी गई थी। ठीक है, और जब मरुस्थली मिट्टी की खास विशेषता ये होती है, यहाँ पाई जाने वाली मिट्टी जो होती है कौन सी? मरुस्थली या बलुई मिट्टी होती है, और इसकी खास विशेषता ये होती है कि इसकी उर्वरक क्षमता बहुत अधिक होती है। ठीक है, इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं, केवल जल की कमी होती है, और अगर जल उपलब्ध कर दिया जाए तो आपकी इसमें सभी प्रकार की फसलें भी हो सकती है। ठीक है, और इसमें मुख्य रूप से कौन कौन सी फसलें होती है आप पढ़ते हो, तो ज्वार, बाजरा, ठीक है, मूंगफली, ठीक है, और मसाले जितने भी, जिसमें मिर्च, धनिया, मेहंदी, मेथी, इसबगोल जैसी फसलें होती हैं यहाँ पे। और हरित क्रांति वाले क्षेत्र में तो भैया अलग ही रहा, गेहूं की खेती होने लगी थी, इतना पानी हो गया था यहाँ तो। ठीक है, तो ध्यान रखना, लेकिन मुख्य रूप से ये वाली खेती होती है यहाँ पे। ठीक है, और फिर वही बात, मिर्च, धनिया, मेहंदी, ये देखोगे तो आप देखोगे राजस्थान सबसे ऊपर रहा है, इसलिए राजस्थान का अचार भी फेमस होता है, राजस्थान की मेहंदी भी फेमस होती है, राजस्थान की मिर्च भी फेमस होती है। क्यों वहाँ अचार डाला जाएगा? क्योंकि इतनी गर्मी में सब्जियाँ सुरक्षित रहेगी क्या, ख़राब हो जाएगी? तो वहाँ के लोग अपने जीवन यापन के लिए इन सभी मसालों को एकत्रित करके क्या बना देंगे? अचार बना देंगे। क्यों वहाँ पर आपके मिर्च फेमस है? क्योंकि आपके मरुस्थली मिट्टी में सबसे अच्छी फसल कौन सी होती है? मिर्च होती है। ठीक है, क्यों वहाँ की मेहंदी फेमस है? क्योंकि वहाँ आप देखोगे आप तो इसी क्षेत्र में झाड़ियाँ होती है, और झाड़ में मेहंदी का झाड़ बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, और जितने भी इसबगोल, सौंफ भी पढ़ते हो आप, जीरा भी पढ़ते हो, इन सब में राजस्थान बहुत आगे है। ठीक है, तो वहाँ की मिट्टी और वहाँ पाई जाने वाली कौन सी नहर? इंदिरा गांधी नहर के कारण वहाँ पर ये कुछ चीज़ें अच्छे से पनप पाई है। तो ये हो गया आपका कौन सा? मरुस्थल का इंदिरा गांधी नहर। एक और चीज़ है, यहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, शुष्क मौसम रहता है, और शुष्क मौसम रहेगा, आसमान क्या रहेगा? साफ रहेगा। और जब आसमान साफ रहेगा तो दो घटनाएं अच्छी होगी यहाँ पर, मौसम की सटीक भविष्यवाणी की जा सकेगी और ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन किया जा सकेगा। इसलिए आपके जयपुर के राजा थे कौन? जय सिंह। उन्होंने जयपुर में क्या बनाया था? मुख्य रूप से जंतर मंतर। क्यों जयपुर के निकट बनाया था उन्होंने? मरुस्थल के निकट है जयपुर, और वहाँ आपके शुष्क मौसम रहता है, आसमान साफ रहता है, तो वहीं से आपके ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन किया जाता था। ठीक है, बाद में चलकर और भी क्षेत्रों में बनाए गए।
ठीक है। और सटीक मौसम, आपके भारतीय मौसम विज्ञान है वो भी मौसम की भविष्यवाणी मुख्य रूप से कहाँ से करते हैं, राजस्थान से करते हैं। क्यों, आसमान बिल्कुल साफ, तो वहाँ से भविष्यवाणी सही होगी, बिल्कुल सटीक दिखेगा सभी चीज़ें। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सब थार के मरुस्थल की विशेषता हुई। एक और ख़ास बात है थार के मरुस्थल की, यह विश्व में सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल है। इतनी जनसंख्या विश्व के किसी मरुस्थल में नहीं मिलेगी जितनी कहाँ मिलती है, आपके राजस्थान के थार के मरुस्थल में। क्यों, क्योंकि यहाँ लोगों ने सभी अनुकूल परिस्थितियाँ बाद में धीरे धीरे डेवलप्ड कर दी है। ठीक है, तो यह सर्वाधिक जनघनत्व वाला भी मरुस्थल है। तो ये सारी विशेषताएं भारतीय मरुस्थल में, उष्ण या गर्म मरुस्थल में कौन से की, थार के मरुस्थल की हुई। तो इतनी सारी कुछ चीज़ें यहाँ से याद रखना है। अब थोड़ी सी चीज़ें अपन किसके बारे में पढ़ लेते हैं, लद्दाख के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कौन सा मरुस्थल है, शीत मरुस्थल है। ठीक है, और जब लद्दाख के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ से ध्यान रखना लद्दाख कौन से क्षेत्र में स्थित है, तो ये देखो भारत का उत्तरी क्षेत्र। ठीक है, और इसी उत्तरी क्षेत्र की बात करेंगे तो आपको पता है यहाँ तो हिमालय है, और ये हिमालय से भी ऊपर ट्रांस हिमालय वाला क्षेत्र था। ठीक है, और ट्रांस हिमालय की ऊंचाई इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पर जब ऊंचाई पे जाते हैं तो टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, और टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है तो वनस्पति नहीं पनप पाती है, और वनस्पति नहीं पनप पाती है तो वहाँ किसका निर्माण हो चुका है, अत्यधिक ऊंचाई के कारण मरुस्थल का। ठीक है, यहाँ से याद रखना है। और यह लद्दाख का मरुस्थल बना कब है, हिमालय की उत्पत्ति के साथ। तो नया मरुस्थल एक तरह से है, क्यों हिमालय की उत्पत्ति के साथ, क्योंकि हिमालय भी आपके नवीन वलित पर्वत है, तो ये भी एक नया मरुस्थल है, अच्छे से याद रखना है। फिर यहाँ पर जीवन योग्य परिस्थितियाँ बहुत कठिन होती है, इसलिए यहाँ कुछ जनजातियाँ रहती है मुख्य रूप से, जो ये भी पशुपालक होती है। और आपके मुख्य रूप से कौन सी आ जाती है इसमें, चांगपा। ठीक है, ये चांगपा जनजाति याक का पालन करती है आप, और इसी याक के सहारे अपना जीवन यापन करती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। फिर यहाँ भी अंतःस्थलीय अपवा तंत्र पाया जाता है। कैसे, तो आप देखोगे यहाँ पर कुछ छोटी छोटी नदियाँ हैं जो यहाँ छोटी छोटी झीलों में मिल जाती है। उसमें एक झील पढ़ते हो आप, पेंगोंग, जो भारत चाइना के बीच स्थित है। ये पेंगोंग लेक आपके सबसे बड़ी यहाँ की झील है जो खारे पानी की है। ठीक है, और ये अंतःस्थलीय अपवा तंत्र का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। फिर आपने कुछ समय पहले कुछ क्षेत्र पढ़े होंगे यहाँ पे जो चर्चा में रहे थे, गालवान घाटी और देवसान प्लेटू। क्यों चर्चा में थे ये सभी जो चर्चा में इसलिए थे क्योंकि भारत और चाइना के बीच का क्षेत्र है ये, और यहाँ पर कुछ झड़पें देखी गई थी जिसमें हमारे कुछ सैनिक शहीद हुए थे, तो ये ध्यान रखना है। तो ये पूरा लद्दाख का क्षेत्र है, और आपको अगर लद्दाख का क्षेत्र देखना है तो आप मूवी देखिए 3 इडियट, और लास्ट वाला सीन देखिए भैया, झील के किनारे आमिर खान, आप देखोगे तो प्लेन उड़ाता रहता है, ड्रोन उड़ाता रहता है, और वहाँ देखोगे आसपास का क्षेत्र, आपने उनको देखा होगा, लेकिन आसपास का क्षेत्र देखोगे कहीं वनस्पति नहीं मिलती है, केवल मिट्टी की पहाड़ियाँ मिलती है। तो वो पूरा लद्दाख की वहाँ की शूटिंग हुई है। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान रखना है। तो ये हुआ आपका भारतीय मरुस्थल जिसमें थार और लद्दाख। अब आगे चलते हैं अपन, ये मैप में दर्शा लेना है आपको। ठीक है, भारत के तटीय मैदान, भारत के तटीय मैदान। जब तटीय मैदान की बात करूंगा मैं तो फिर इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, और इनका निर्माण कैसे हुआ है, तो आप देखोगे तटीय मैदान का निर्माण सागरी तरंगों के द्वारा अपरदन और निक्षेपण से हुआ है तटों के, और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियाँ जब सागर में मिलती है, ठीक है, तो अपने साथ वो प्रायद्वीपीय भारत से अपरदन करते हुए बहुत सारे अवसाद भी ले जाती है और तटों पर जमा करती है, जिसके कारण इनका निर्माण हुआ है। तो जब आपके प्रायद्वीपीय नदियाँ देखोगे तो दो तरफ बहती है। यहाँ पश्चिमी घाट है आपका, इस पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान भी है, पूर्वी ढलान भी है, और पूर्वी ढलान मन ढलान थे, तो बड़ी बड़ी नदियाँ इधर जा रही थी और छोटी छोटी नदियाँ पश्चिम की तरफ जा रही थी। ठीक है, जब बड़ी नदियाँ इधर जाएगी तो बड़ा मैदान कौन सा होगा, पूर्वी तटीय मैदान होगा। जब छोटी नदियाँ जाएगी तो छोटा मैदान का निर्माण करेगी, तो पश्चिमी तटीय मैदान कैसा होगा, छोटा मैदान। तो यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। एक और क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि ये एक तो छोटा भी है, साथ में छोटी नदी धाराओं से बना हुआ है, कटा फटा भी है, ठीक है,
और ये निमज्जन उमज्जन के कारण बना है। निमज्जन उमज्जन का मतलब होता है कुछ भाग अंदर धंस जाता है तो निमज्जन, कुछ भाग ऊपर उड़ जाता है तो उमज्जन क्रिया कहलाती है वो। ठीक है, तो ये निमज्जन और उमज्जन के कारण बना है। कटाफटा भी है, क्यों, छोटी छोटी नदियाँ, ठीक है, और पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान पर बहेगी तो यहाँ तो ऊंचा है, तो आपके गहरी गहरी घाटियाँ बनाएगी छोटी, और वो गहरी गहरी घाटियाँ होने के कारण ये खटापटा होगा। और कम चौड़ा तो बता ही दिया मैंने। और यहाँ की नदियाँ छोटी होगी और तीव्र ढलान के साथ बहेगी तो एस्चुरिया ज्वार नद मुख का निर्माण करेगी। किसका निर्माण करेगी ये? एस्चुरिया ज्वार नद मुख। ठीक है, क्यों यहाँ एस्चुरिया ज्वार नद मुख का निर्माण? इनके पास अवसाद भी कम होते हैं, ऊंचे ढलान के साथ बहती है ये, तो तुरंत जाके सागर में मिल जाती है, बस इनका थोड़ा मुहाना चौड़ा हो जाता है, तो उसको कहा जाता है आपके एस्चुरिया ज्वार नद मुख। ठीक है, तो सब पश्चिमी घाट वाली नदियाँ जितनी भी है आप देखोगे, चाहे नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही, मांडवी, जुआरी, ठीक है, पेरियार, ये सब आपके किसका निर्माण करती है? ये सब ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। लेकिन जब हम पूर्वी मैदान पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी प्रायद्वीपीय नदियों के अवसादों से निर्माण हो रहा था। ये थोड़ा अधिक चौड़ा था, लेकिन यहाँ नदियाँ डेल्टा का निर्माण कर रही थी, जो अंग्रेजी के डेल अक्षर से बना है, डेल्टा। डेल्टा कैसे? जब नदियाँ यहाँ पर ढलान मंद हो जाता है तो छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाती है, फिर जाके आगे सागर में मिलती है। तो ये देखो अंग्रेजी के डेल अक्षर जैसा है, आपके बढ़ जाएगी धाराओं में, इसलिए इसको कहा जाता है डेल्टा। ये नदी आ रही थी, ये छोटी छोटी धाराओं में बढ़ गई तो नीचे डेल बना, इसीलिए इनको कहा गया है डेल्टा। तो डेल्टाओं का निर्माण करती है, जबकि ये एस्चुरी का निर्माण कर रही थी। ठीक है, और एक और कारण है, ये अपने साथ अवसाद भी ज़्यादा ले जाती है, तो ये अवसाद का जमा भी करेगी और छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाएगी, क्योंकि मिट्टी जमा हो जाएगी बीच बीच चैनलों में, तो खास बात है। ठीक है, तो ये पूर्वी और ये अधिक चौड़ा है, खास ये पर ध्यान रखना है। और आपको मैप में दिख रहा होगा, इसकी चौड़ाई कंपेयर में ज़्यादा है, इसकी चौड़ाई कम है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। फिर पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान का स्थानीय या क्षेत्रीय आधार पर वर्गीकरण भी किया गया है। और कैसे वर्गीकरण किया गया? हम पहले पश्चिमी तटीय मैदान का पढ़ेंगे, फिर पूर्वी तटीय मैदान का वर्गीकरण पढ़ेंगे। पश्चिमी तटीय मैदान का वर्गीकरण खासकर गुजरात में शुरू होता है वहाँ से, तो गुजरात में इसको कहा जाता है काठियावाड़ का तट। ठीक है, जो गुजरात के ओखा से लगाकर सूरत तक फैला हुआ है। गुजरात के ओखा से सूरत तक फैला हुआ है, इस तट को क्या कहा जाता है? काठियावाड़ कहा जाता है। और ये खासकर किसके लिए फेमस है? तो आपने सुना होगा काठियावाड़ के आम, तो ये आम के लिए जाना जाता है। ठीक है, और रिलायंस कंपनी यहाँ पर सर्वाधिक आम का व्यापार करती है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर रिलायंस कंपनी को सर्वाधिक प्रॉफिट किससे होता है? उसमें यहाँ पर उसकी जामनगर रिफाइनरी भी है। ऑप्शन में सबसे पहले जामनगर रिफाइनरी दी थी, लगभग सबने यही लगाया। ठीक है, और लेकिन पूछा क्या उसने? आम, और सही आंसर भी वही निकला, सेकंड वाला, आम। ठीक है, आम को सर्वाधिक उत्पादन इसी क्षेत्र में होता है, तो ध्यान रखना है। फिर आपका दूसरा वाला जो तट आ जाता है काठियावाड़ के बाद, वो कहलाता है कोंकण तट, और राज्य आ जाता है यहाँ पर, यहाँ गुजरात था, यहाँ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र वाला तट क्या कहलाता है आपका? मुख्य रूप से कोंकण तट कहलाता है। ठीक है, और ये भी आपके आम के लिए फेमस है। रत्नागिरी के आम सुने होंगे आपने, अल्फांसो आम सुने होंगे। ठीक है, ये इसी कोंकण तट के आम है। ठीक है, जो आपके जाने जाते हैं। फिर आपके ये महाराष्ट्र वाला तट तो कोंकण वाला हो गया, जो गोवा तक, सूरत, गुजरात के सूरत से और कहाँ तक फैला हुआ है? गोवा तक फैला हुआ है। ठीक है, और फिर गोवा से देखोगे आप, अगला तट स्टार्ट होगा जो मंगलुरु तक फैला होगा, उसको कहेंगे अपन कन्नड़ या मैसूर का तट। कन्नड़ या इसको हम कहेंगे मैसूर का तट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, मैसूर का तट, कन्नड़ का तट, कर्नाटक वाला तट कहलाता है। गोवा से मंगलुरु तक फैला हुआ है। और सबसे लास्ट वाला पश्चिमी तटीय मैदान का तट है, वो जाना जाता है मालाबार के नाम से। एक मालाबार एक्सरसाइज भी होती है इंडिया यूएसए के बीच। ठीक है, जिसमें अब क्वाड कंट्री आ गई है। क्यों? क्योंकि ये पहले यहाँ मालाबार तट के समीप हुआ करती थी, इसलिए एक्सरसाइज का नाम क्या पड़ गया है? मालाबार। तो ये आपके केरल वाला तट किस नाम से जाना जाता है? मालाबार के तट के नाम से जाना जाता है। खास बात ध्यान रखना है। ठीक है, और इस तट की क्या विशेषता है?
तो ये नारियल के लिए फेमस है, रबर उत्पादन के लिए फेमस है, मसाले उत्पादन के लिए फेमस है और धान या चावल उत्पादन के लिए फेमस है। ठीक है, नारियल, रबर, मसाले और चावल या धान के लिए आपके यही मालाबार तट जाना जाता है। ठीक है, इसलिए आपके यूरोपियन सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और वो आए थे तो यहीं आए थे भैया, कालीकट बंदरगाह पे। क्यों वो केरल गए थे कालीकट पर? क्योंकि वो मसाले लेने आए थे। ठीक है, क्या लेने आए थे वो? मसाले। वो गुजरात क्यों नहीं गए? क्योंकि यहाँ मसाले नहीं हो रहे थे। तट तो गुजरात, यहाँ भी तो बंदरगाह थे अपने, सूरत बंदरगाह था, बहुत बड़े बड़े बंदरगाह थे, लेकिन गए कहाँ पे वो? कालीकट बंदरगाह पे। तो जाने का कारण भी क्यों था वहाँ पर? मसालों के लिए, क्योंकि वो आए थे मसालों की खोज के लिए। ठीक है, और इसमें पढ़ते हो आप, सबसे पहले कौन आया था? वास्को डी गामा। तो ये ध्यान रखना है, तो इतिहास भी कवर हो जाएगा यहाँ से। अब ये हुआ आपका मालाबार तट। ये मालाबार तट एक और चीज़ के लिए जाना जाता है, यहाँ कुछ उथली झीलें पाई जाती है जिनको पश्च ब्रेकिश वाटर झीलें कहा जाता है। या तो पश्च झीलें कहा जाता है या ब्रेकिश वाटर की झीलें कहा जाता है, और ये छोटे छोटे लेगुन का ही उदाहरण है। और इन लेगुनों को केरल में MPPSC पूछ चुकी है, क्या कहा जाता है? कयाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कयाल। तो ये जो लेगुन झीलें पाई जाती मालाबार तट पर, जो ब्रेकिश वाटर से निर्मित होती है, पश्च झीलों से निर्मित होती है, इनको कयाल कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना। और इसमें कौन कौन सी झीलें आती हैं मुख्य रूप से आप देखोगे तो हम पढ़ेंगे, यहाँ आप वेम्बनाड झील आएगी आपकी, अस्तामुड़ी झील आएगी और संथानम कोटा झील आएगी। ठीक है, ये वेम्बनाड झील भी कयाल का उदाहरण है, अस्तामुड़ी भी कयाल का, और संतानम कोटा भारत की सबसे दक्षिणतम झील पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन, कौन सी है? संतानम कोटा है। ये भी आप किसका उदाहरण है? कयाल का ही उदाहरण है। और ये झीलें मुख्य रूप से किसके लिए जानी जाती है? तो ये झीलें जानी जाती है नौकायन के लिए। आप केरल में एक प्रसिद्ध त्यौहार मनाया जाता है ओणम। आप जब मकर संक्रांति मनाते हो तो वहाँ त्यौहार मनाया जाता है ओणम का त्यौहार। उस ओणम के त्यौहार में वहाँ पर नौकायन रेस होती है। ठीक है, और बड़ी चर्चा में रहती है, लंबी लंबी नावों के साथ आप देखोगे रेस। ठीक है, तो झीलें इसीलिए जानी जाती है, इनका अपना सांस्कृतिक महत्व भी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये मालाबार तट इन कयाल झीलों के लिए भी फेमस है। फिर ये तो कुछ इसके क्षेत्रीय भाग हो गए, काठियावाड़, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार। अब इन पूरे पश्चिमी तटीय मैदान की खास विशेषता ये है कि यहाँ पर बंदरगाहों का भी विकास हुआ है, और मुख्य रूप से प्राकृतिक गहरे बंदरगाहों का विकास हुआ है। ठीक है, प्राकृतिक बंदरगाहों का विकास सर्वाधिक पश्चिमी तटीय मैदानों के सहारे हुआ है। और इनमें कौन कौन से प्रमुख है? कांडला बंदरगाह, जिसका वर्तमान नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट हो चुका है। यह भारत का सबसे बड़ा खुला बंदरगाह है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा चुका है, जो गुजरात में स्थित है। ठीक है, और ये एक ज्वारी बंदरगाह का उदाहरण है, क्योंकि ये ज्वार भाटा के सहारे चलता है। यहीं पर कांडला है आपके। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। फिर आपका है मुंद्रा पोर्ट, भारत का सबसे बड़ा निजी पोर्ट है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, भारत का सबसे बड़ा निजी पोर्ट कौन सा है? मुंद्रा पोर्ट। ये भी गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। फिर आपके सूरत, भारत का प्राचीनतम पोर्ट में नाम आता है इसका, सूरत का। ठीक है, एक तो आप पढ़ते ही हो वैसे भी, सिंधु सभ्यता वाला कौन सा? लोथल, वो गुजरात में ही था। ठीक है, लेकिन वो वर्तमान में इतना नहीं रहा है, लेकिन सूरत बंदरगाह अभी भी विद्यमान है। ठीक है, जो प्राचीनतम बंदरगाह है। और आप फिर पढ़ते हो इतिहास में, जितने भी आपके यूरोपियन आए, सबने अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित कहाँ करी? ज़्यादातर सूरत में करी थी। क्यों सूरत में करी थी? क्योंकि समुद्र तट पास में था, वहीं पर बंदरगाह था, कुछ भी सामान लाद के सीधा आपके यूरोप भेजा जा सकता था यहाँ से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है यहाँ से। फिर JNPT मतलब जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। ठीक है, ये मुंबई का नावाशोवा बंदरगाह था, उस पर बहुत ज़्यादा भार हो गया था, और उसके कारण ये नया बनाया गया, जिसका नाम रखा गया क्या? JNPT। फिर आप कोच्चि पढ़ते हो। कोच्चि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, जो केरल में स्थित है। कोच्चि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, जो इस पे स्थित है आपके केरल में। ठीक है, तो ये प्रमुख बंदरगाह है, कांडला, मुंद्रा, सूरत, JNPT और कोच्चि, जो पश्चिमी तटीय मैदान या पश्चिमी तट पर स्थित है। ठीक है, जो राष्ट्रीय पोर्ट है भारत के। कौन से पोर्ट है? राष्ट्रीय पोर्ट।
तो आपको यहाँ से ये चीज़ याद रखना है। फिर आपके देखोगे इसकी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान की क्या विशेषता है खास, तो ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा प्राप्त करता है सर्वाधिक। दक्षिणी पश्चिमी मानसून में भी मुख्य रूप से अरब सागर की शाखा जब आती है तो सबसे पहले आपके इसी पश्चिमी घाट से टकराती है और इसी पश्चिमी तटीय मैदान में सर्वाधिक वर्षा करती है, तो ये ध्यान रखना है। और केरल से लगाकर पूरी गुजरात तक इस तटीय मैदान में बहुत ज़्यादा बारिश होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण ही, तो ये याद रखना आपको। फिर ये क्षेत्र आप देखोगे तो मत्स्यन उद्योग और पर्यटन उद्योग के लिए भी जाना जाता है। मत्स्यन उद्योग की बात करें तो क्यों, समुद्र का तट पास में है, मछुआरे होते हैं, मछुआरे यहाँ पर मछलियाँ पकड़ते हैं और फिर आपको इस इन्हीं तटों के सहारे जो नगर बसे हुए हैं वहाँ पर बेचते हैं। तो मत्स्य उद्योग काफ़ी प्रचलित है यहाँ पर। और एक खास बात मत्स्य उद्योग की यहाँ पर आप देखोगे इंडियन मूवियों में भी उदाहरण मिलता है। यहाँ पर मछलियाँ जो बेचते हैं पुरुष नहीं बेचते हैं, महिलाएं बेचती है। क्यों, क्योंकि पुरुष रात में मछलियाँ पकड़ने जाते हैं और दिन में आराम करते हैं। फिर वहाँ पर जो ताई होती है, खासकर महाराष्ट्र में आपके जो दादी अम्मा को क्या कहा जाता है, ताई, वो ताई मछलियाँ बेचेगी। क्यों बेचेगी वो मछलियाँ, क्योंकि रात में ही पुरुष मछली पकड़ने क्यों जाएंगे, तो जब यहाँ आप स्थानीय दशाएं पढ़ोगी तो जल समीर और स्थल समीर चलती है। ठीक है, जो एक समय सागर से स्थल की ओर हवाएं आती है, एक समय स्थल से सागर की ओर हवाएं जाती है। तो जब रात में हवाएं स्थल से सागर की ओर जाती है तो उनके सहारे मछुआरे कहाँ जाते हैं, समुद्र तटों के आगे अंदर मछलियाँ पकड़ने जाते हैं और सुबह वापस हवाएं, ठीक है, जल समीर के रूप में आती है तो मछलियाँ पकड़कर उनके सहारे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसलिए आप सभी देखोगे कि यहाँ के मछलियों का क्षेत्र जो होता है वो रात में ही पकड़ ली जाती है। और सभी मूवी में उदाहरण मिलेगा आपके। सबसे अच्छी मूवी बताता हूँ मैं आपको, चुपके चुपके, कॉमेडी मूवी भी है भैया। ठीक है, आप देखोगे उसमें तो परेश रावल रात में मछली पकड़ने जाता है तो सुबह जब आता है वो जाल में देखता है, वो समझता है बड़ी मछली फंसी है, लेकिन उसमें आपके शाहिद कपूर निकलता है। ठीक है, तो ये अच्छे से देख सकते हो, रात में मछलियाँ पकड़ी जा रही हैं वहाँ पे, मूवी से भी सीख सकते हो आप। ठीक है, फिर पर्यटन उद्योग की बात करेंगे हम। मैंने बताया था यहाँ जल समीर और स्थल समीर चलती है, और जल समीर और स्थल समीर चलती है तो यहाँ की जलवायु दशाएँ बहुत ही अच्छी होती है, समकारी जलवायु पाई जाती है, ना तो बहुत गर्मी ना बहुत सर्दी। इसलिए विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या भी तटीय शहरों में ही रहती है, तटीय क्षेत्रों में ही निवास करती है। और भारत के बड़े बड़े जो महानगर है 4, उनमें से 3 बड़े महानगर भी समुद्र के पास है। मुंबई ले लो आप, चेन्नई ले लो और कोलकाता ले लो, केवल दिल्ली को छोड़ के। ठीक है, क्यों, बड़े महानगर तटों के पास है, वहाँ की जलवायु बहुत अच्छी है, अनुकूल है, समकारी है। ठीक है, और जब समकारी है तो ये पर्यटन उद्योग को बढ़ाएगी। ठीक है, और एक और ख़ास बात, तट का है और तटीय क्षेत्र है तो बीचों का निर्माण होगा, और ये बीच आपके पर्यटन को आकर्षित करेंगे। तो गोवा के बीच सुने होंगे आपने, केरल के बीच। ठीक है, आप घूमने जाते हो तो कहाँ जाते हो, गोवा, केरल या मालदीव सुना होगा आपने, या लक्षद्वीप। ठीक है, तो वहाँ के द्वीप का भी आनंद ले लेते हो और तटों का भी आनंद ले लेते हो आप, और बीचों का। ठीक है, तो ये पर्यटन उद्योग को बढ़ाते हैं तटीय मैदान। फिर यहाँ कुछ प्रमुख छोटी छोटी नदियाँ हैं पश्चिमी तटीय मैदान में, जिसमें गुजरात में शतरुंजी है, साबरमती है, माही है, नर्मदा है और ताप्ती है। ये सब गुजरात में आके मिल रही बड़ी कुछ। बाकी इसके बाद सभी छोटी छोटी नदियाँ मिलेगी। मांडवी जुआरी मिलेगी कहाँ पे, गोवा में मिलेगी। ठीक है, शरावती कर्नाटक में मिलेगी, पेरियार, पंबा, भरत पूजा और कुंती पूजा, ठीक है, ये मिलेगी आपको केरल में। ठीक है, तो ये अलग अलग छोटी छोटी नदियाँ हैं जो इसी पश्चिमी तटीय मैदान में बहती है, जो याद रखना आपको पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से सीधे सीधे। ठीक है, चलिए अब थोड़ा पूर्वी तटीय मैदान पे आ जाते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान की विशेषता हुई। ठीक है, तो पूर्वी तटीय मैदान का कुछ भाग पढ़ लिया था अपनों ने। यहाँ नदियाँ डेल्टा बना रही थी, ये चौड़े मैदान थे। अब पढ़ते हैं इनका वर्गीकरण, और वर्गीकरण की बात करते हैं तो जैसे पश्चिमी तटीय मैदान काठियावाड़, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार भागों में बटे थे, तो ये भी आपके अलग अलग भागों में बटे हैं, जिसमें सबसे ऊपर वाला तट उड़ीसा वाला तट कहलाता है, उत्कल तट, या ऐतिहासिक रूप से देखो तो कलिंग तट या उत्तरी सरकार। ठीक है, उत्तरी सरकार, उत्कल या कलिंग तट किस वाले तट को कहा जाता है, मुख्य रूप से
उड़ीसा वाले को। कलिंग तट क्यों कहा जाता है? आप इतिहास में कलिंग साम्राज्य पढ़ते हो, वो इसी उड़ीसा का भाग था, इसलिए इसको कलिंग तट कहा जाता है। उत्कल क्यों कहा जाता है? उड़िया भाषा का शब्द है, उत्कल मतलब होता है तट, तो ये तट क्या कहलाता है? उत्कल तट कहलाता है। ठीक है। और उत्तरी सरकार, ये वहाँ का स्थानीय भाषा का शब्द है, ठीक है, जो उत्तरी सरकार कहलाता है। फिर आपके आ जाता है आंध्रा का तट या गोलकुंडा का तट, जो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में फैला हुआ देखोगे आप। और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ तो आंध्रा का तट और गोलकुंडा का तट क्यों? फिर इतिहास में जाओगे तो यहाँ पर गोलकुंडा क्या था? क्षेत्र था, ठीक है, जहाँ काकतीय वंश का शासन हुआ करता था, इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है? गोलकुंडा तट के नाम से जाना जाता है। ये यहाँ से याद रखना है। फिर जो सबसे नीचे वाला तट है वो आपके कहलाता है कोरोमंडल का तट, जो तमिलनाडु में विस्तृत है मुख्य रूप से, या इसको मद्रास का तट भी कहा जाता है। और इस तट की स्थानीय विशेषता आपके एग्जाम में पूछी गई है। क्यों? ये भारत का ऐसा तट है जो आपके शीत ऋतु में वर्षा प्राप्त करता है। यहाँ पर वर्षा ऋतु में वर्षा नहीं होती है। क्यों शीत ऋतु में वर्षा होती है यहाँ पे? क्योंकि ये आपके जो दक्षिणी पश्चिम में मानसून आता है उसके समांतर है, किंतु जब मानसून जाता है तो यहाँ कुछ पहाड़ियाँ हैं, वो पहाड़ियाँ इस उत्तरी पूर्वी हवाओं को रोक देती है और वर्षा कराती है शीत ऋतु में, इसलिए यहाँ जो वर्षा होती है उसको कहा जाता है उत्तरी पूर्वी मानसून या लौटते हुए मानसून से होने वाली वर्षा, या लौटते हुए मानसून से होने वाली वर्षा। आपके पूछा गया एग्जाम में भारत का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है, तो वो है आपका कोरोमंडल का तट। और अभी हाल में चर्चा में था चेन्नई, ठीक है, भयंकर बाढ़ आई हुई थी नवंबर दिसंबर में देखोगे आप, ठीक है, जबकि पूरे भारत में ऊपर शुष्क मौसम था। तो अच्छे से याद भी रख सकते हो अच्छे से न्यूज़पेपर को पढ़ के भी। फिर यहाँ की क्या विशेषता है? यह मैदान अधिक चौड़ा है, पूर्वी तटीय मैदान, तो यह कृषि कार्य के लिए अत्यधिक उपयोगी है और मुख्य रूप से चावल की यहाँ अत्यधिक खेती होती है। इसके अलावा नारियल और केले की भी कृषि होती है यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखोगे दक्षिण भारत में तो ये तीनों चीज़ वहाँ की संस्कृति में दिखाई देती है। केले के पत्ते पे भोजन करते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पर केले का उत्पादन हो रहा है। नारियल सबसे महत्वपूर्ण माना गया, वहाँ पर नारियल का पानी पीते हैं, नारियल का तेल खाते हैं वो, ठीक है। और आप देखोगे मुख्य खाद्य पदार्थ कौन सा उनका? चावल है। क्यों? वहाँ पर उत्पादित ही वही हो रहा है। और इसी के कारण इसमें एक कावेरी का डेल्टा है जिसको दक्षिणी भारत का अन्न भंडार कहा गया है। क्यों? क्योंकि कावेरी का डेल्टा सर्वाधिक उपजाऊ डेल्टा है, ठीक है, जो इसी पूर्वी तटीय मैदान का भाग है, जिसको क्या कहा गया है आपके? दक्षिणी भारत का अन्न भंडार, ठीक है। और बहुत सारे इसको बोलते हैं साउथ में सोया हुआ हाथी। साउथ के हाथी भी बहुत फेमस है और ये सोया हुआ हाथी है। क्यों? क्योंकि इसकी अपनी वास्तविक क्षमता जो है वो सामने नहीं आई, कितना उत्पादन कर सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है यहाँ से। फिर यहाँ पर लेगुन झीलों का निर्माण मैंने बताया था, पश्चिमी तटीय मैदान पर लेगुन झीलों को अपन कयाल कह रहे थे। यहाँ कुछ लेगुन झीलें हैं जिनमें मुख्य रूप से उड़ीसा में है चिल्का लेक, और आपके आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में स्थित है पुलिकट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये पुलिकट जो लेक है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच सीमा बनाती है, और चिल्का लेक जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। लेगुन झील का सबसे बड़ा उदाहरण है ये, ठीक है, और उड़ीसा में स्थित है। तो ये लेगुन झील आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से कौन कौन सी झील है लेगुन झील का उदाहरण है, और ऑप्शन में उसने चिल्का, पुलिकट और एक और साथ में दे दिया था कोलेरू जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, और कथन के रूप में दे दिया था 1 2 1 3 1 2 3। तो आपको ध्यान रखना है कोलेरू झील जो है डेल्टा से अंदर स्थित है, ये लेगुन झील का उदाहरण नहीं है, ठीक है। और जब ये ऑप्शन कट जाएगा तो आंसर सही कौन सा होगा अपना? 1 3। और ये यूपीएससी के सिंपल क्वेश्चन होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं, केवल एलिमिनेट करके निकालना रहता, ठीक है। तो ये यहाँ से याद रखना है आपको कि लेगुन झील में कौन सी झील नहीं आती है? कोलेरू झील नहीं आती है, चिल्का आती है और पुलिकट आती है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन। अब जैसे अपनों ने पश्चिमी तटीय मैदान पर कुछ बंदरगाह पढ़े थे, तो पूर्वी तटीय मैदान पर भी कुछ बंदरगाह स्थित है जो अलग अलग थे कारणों से प्रसिद्ध है। जैसे कोलकाता बंदरगाह भारत का एकमात्र नदी बंदरगाह है। फिर हल्दिया बंदरगाह कोलकाता के निकट ही स्थित है। फिर पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में स्थित है। विशाखापट्टनम बंदरगाह विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। और यहाँ पूछा गया क्वेश्चन, ये कौन सी पहाड़ी के निकट स्थित है? तो डाल्फिन पहाड़ी के,
डाल्फिन नोच के नाम से प्रसिद्ध है पहाड़ी। तो ये पूछा गया है कौन सा भारत का बंदरगाह जो डाल्फिन नोच के निकट स्थित है, तो विशाखापट्टनम। और एक है चेन्नई बंदरगाह भारत का, जो बहुत बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, तो आपको यहाँ से याद रखना है। फिर मैंने बता ही दिया है, कोरोमंडल तट पर उत्तर पूर्वी या लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है, और जब लौटता हुआ मानसून जाता रहता है तो तब आप तक भारत में कौन सी ऋतु आ जाती है? शीत ऋतु आ जाती है। तो ये भी पूछा जाता है शीत ऋतु में कहाँ वर्षा हो रही है? आपके तमिलनाडु के तट पे वर्षा हो रही है। ठीक है, फिर इस पूर्वी तटीय मैदान की एक खास विशेषता है, ये चक्रवातों से अधिक प्रभावित रहता है। और कौन से चक्रवात? उष्णकटिबंधीय चक्रवात। भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात भी आते हैं, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात भी आते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात मुख्य रूप से आपके बंगाल की खाड़ी में उठते हैं, क्योंकि वो पूर्वा पवनों के सहारे उठते हैं, तो पूर्वी तटों को प्रभावित करेंगे। तो पूर्वी तट पे आपके पूर्वी तटीय मैदान है, तो आपके मुख्य रूप से पूर्वी तटीय मैदान को प्रभावित करेंगे। लेकिन कुछ कुछ चक्रवात, ठीक है, विपरीत दिशा में उत्पन्न होने के कारण आपके पश्चिमी तटीय मैदान तक भी चले जाते हैं। ठीक है, और ये जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहा है। और यहीं से यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन भी पूछी चुकी है कि क्या कारण है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बारंबारता पश्चिमी तटीय मैदान या आपके अरब सागर में बढ़ी। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन की दशाएं तो है ही है, और भी कारण लिख सकते हैं आप। तो ये ध्यान रखना है कि ये यहाँ पर जो छोटे छोटे चक्रवात बनते हैं, ये सारे चक्रवात किसको प्रभावित करते हैं? मुख्य रूप से पूर्वी तटीय मैदान। और एमपीपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछ चुकी है, ठीक है, यहाँ से कि कौन कौन से चक्रवात किस किस तट को प्रभावित करते हैं। जैसे उसने पूछा था हुदहुद चक्रवात भारत में आया था, जब किस तट को प्रभावित किया था? तो तमिलनाडु के तट को। तो वर्तमान में जो भी आपके नए चक्रवात होते हैं वो किस तट को प्रभावित करते हैं, किस राज्य को प्रभावित करते हैं, अच्छे से पढ़ना है अपने को। ठीक है, जैसे थोड़े टाइम पहले बीपर जो आया था उसमें गुजरात के तट से टकराया था, तो अच्छे से ऐसे याद रखना है। उनके नामकरण की भी प्रक्रिया होती है खास, अलग अलग देश नाम कर रखते हैं इनका ABCD के क्रम में, तो ध्यान रखना है। तो यहाँ चक्रवात अधिक आते हैं। ठीक है, और मुख्य रूप से पूर्वी तटीय जितने भी राज्य होंगे उनको प्रभावित करेंगे ज़्यादातर। ठीक है, फिर जैसे इस पश्चिमी तटीय मैदान में कुछ नदियाँ पड़ी थी, तो पूर्वी तटीय मैदान में भी नदियाँ जाती है, जैसे स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नूर और वेगई। ये कुछ नदियाँ हैं जो आपके पूर्वी तटीय मैदान में डेल्टाओं का निर्माण करती है, जिसके कारण ये मैदान बना हुआ है। ठीक है, तो ये हुआ पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, तो हमने तटीय मैदान में पूर्वी तटीय भी पढ़ लिया है और पश्चिमी तटीय मैदान भी पढ़ लिया है। आपको यहाँ से सिंपल पॉइंट याद रखना है, जो प्रीलिम्स में भी, और सारे पॉइंट को जोड़ के लगा दो तो मेंस का आंसर बन जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। चलें आगे, चलिए अब आ जाते हैं भारत के द्वीप पे। ठीक है, और जब द्वीप की बात करता हूँ मैं, तो भारत में आप देखोगे अलग अलग प्रकार के द्वीप है, जिसमें एक मुख्य रूप से लक्षद्वीप समूह आते हैं, एक मुख्य रूप से अंडमान निकोबार के द्वीप समूह आते हैं। देखो, ये लक्षद्वीप के द्वीप समूह है और ये अंडमान निकोबार के द्वीप समूह है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। अब हम दोनों की विशेषताएं पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लक्षद्वीप की विशेषताएं। ठीक है, और जब लक्षद्वीप की विशेषताएं की बात करेंगे हम, तो ये किससे बने हुए हैं सबसे पहले देखेंगे, और संख्या कितनी है। तो इनकी संख्या है 36। कितनी है इनकी संख्या? 36। और किससे बने हुए हैं? ये प्रवालों से बने हुए हैं। ठीक है, लक्षद्वीप में 36 द्वीप है कुल, जिसमें से सामान्यतः कुछ ही द्वीप ऊपर रहते हैं, कुछ द्वीप ज्वारभाटा आने के कारण जलमग्न हो जाते हैं, तो ध्यान रखना है। और इन बने कैसे हैं ये? तो प्रवालों में, और प्रवाल में भी प्रवाल के प्रकार होते हैं, कौन से? एटाल। तो ये एटाल प्रवालों से बने हुए हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएससी द्वारा, एमपीपीएससी में सामान्य पूछा जा चुका है। लक्षद्वीप किससे बने हुए हैं? प्रवालों से बने द्वीप है, ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर प्रवालों से बने होने के कारण नारियल की कृषि बहुत अच्छी होती है, और यहाँ पर सुंदर सुंदर बीज पाए जाते हैं जो सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और जब सुंदर सुंदर बीज सैलानियों को आकर्षित करेंगे तो आपके लक्षद्वीप को कहा गया है सैलानियों का स्वर्ग। ठीक है, तो ध्यान रखना है। और अभी हाल में तो बहुत ज़्यादा चर्चा में था ये। क्यों चर्चा में था? क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने भी यहाँ की यात्रा करी थी, और फिर आपके उसके बाद ये ट्रेंडिंग करने लगा था, और ट्रेंडिंग करते करते इतना ट्रेंडिंग करने लगा कि अलग अलग कंपनियों द्वारा यहाँ पर टूरिस्ट प्लेस बनाने की घोषणा कर दी गई,
जिसमें टाटा कंपनी एक ये पूछा जा चुका है, करंट अफेयर्स में क्वेश्चन फिर पूछा जा सकता है। ठीक है, सामान्य में कौन सी कंपनी बनाएगी यहाँ पर? टाटा कंपनी। ठीक है, तो ये सुंदर बीचों के लिए जाना जाता है। और ये प्रवाल अंदर समंदर में आप रंगीन रंगीन दिखाई देते हैं, तो चश्मा लगा के अंदर गोताखोरों द्वारा घुमाने के लिए ले जाया जाता है आपको, और उनको प्रवाल दिखाए जाते हैं यहाँ पे, तो ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर ये पर्यटन के केंद्र हो गए। कुछ प्रमुख द्वीप है। वैसे तो लक्षद्वीप की प्रमुख राजधानी कावरती है, और कावरती भी एक प्रमुख द्वीप है, ध्यान रखना है। इसके अलावा मैंने द्वीप लिखे हुए हैं। ठीक है, कावरती तो याद रखना ही है, लक्षद्वीप की राजधानी है। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन से द्वीप है यूपीएससी द्वारा पूछा जा चुका है? लकादीव, अमिनी द्वीप, कदमत, सुहेली और मिनिकॉय। लकादीव, अमिनी, कदमत, सुहेली और मिनिकॉय द्वीप यहाँ के प्रमुख द्वीप है। ठीक है, तो अच्छे से याद रखना है। तो ये हुए आपके लक्षद्वीप। 36 द्वीप है, एटाल, सभी एटाल या प्रवाल से बने हुए हैं। नारियल के लिए अच्छे जाने जाते हैं। सुंदर बीचों का निर्माण हुआ है, सैलानी और पर्यटनों को आकर्षित करते हैं। प्रमुख द्वीप हो गए इसके। अच्छे से आपके एग्जाम में सिंपल सिंपल क्वेश्चन कदमत के बारे में पूछा जा चुका है, और भी आगे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर आप जाते हैं अपन अंडमान निकोबार के द्वीप पर। और जब अंडमान निकोबार में द्वीप की बात करता हूँ, टोटल ऑफ 572 द्वीप है। ठीक है, 572 द्वीप स्थित है। और इन द्वीपों की खास विशेषता है ये प्लेट विवर्तनिकी से भी बने हुए हैं, ज्वालामुखी की क्रिया से भी बने हुए हैं, और प्रवाल से भी बने हुए हैं। तो ये अच्छे से याद रखना है कि अंडमान निकोबार के द्वीप जो बने हुए हैं वो प्लेट विवर्तनिकी से भी बने हुए हैं। प्लेट विवर्तनिकी का अर्थात प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत पढ़ते हैं अपन। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में प्लेटें आपस में टकराई है, जिससे आपके कुछ पर्वतों या द्वीपों का निर्माण हुआ है। उसी में आपके अंडमान निकोबार के द्वीप भी है, जिसमें इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई है और आपके इन द्वीपों का निर्माण हुआ है। अर्थात ये हिमालय के सबसे दक्षिणतम भाग है। ठीक है, तो अच्छे से याद रखना है। ये ज्वालामुखी क्रिया से भी बने हुए हैं, क्योंकि प्लेटें टकराई थी तो ज्वालामुखी के अंदर उपस्थित मैग्मा बाहर आने लगा था, और वही लावा का रूप बना और उसने ज्वालामुखी का रूप धारण कर लिया। और यहाँ प्रवाल भी मिलेंगे। क्यों? धीरे धीरे बाद में आप देखोगे हिमकाल के बाद प्रवालों का आप कुछ सिद्धांत पढ़ते हो, जिसमें डेविस का सिद्धांत आता है। ठीक है, तो हिमकाल के बाद इन प्रवालों का निर्माण हुआ, तो यहाँ प्रवाल द्वीप भी स्थित है। फिर यहाँ के कुछ प्रमुख पर्वत पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। कौन कौन से? सैडल पीक अंडमान निकोबार का सबसे ऊंचा पर्वत है। फिर माउंट हेलियट और थुइलर। अब कमेंट सेक्शन में आप बताओगे कि सैडल पीक, माउंट हेलियट और थुइलर कौन से, या तो अंडमान का भाग है या निकोबार का। ठीक है, तो ये बताना। क्यों? क्योंकि अंडमान निकोबार के द्वीपों को आप दो भागों में बांट के पढ़ते हो, आपके अंडमान के द्वीप और निकोबार के द्वीप, जिसमें अंडमान में कुछ उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान आ जाता है। ये उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, ठीक है, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। तो इनमें से आपको बताना सैडल पीक, माउंट हेलियट, थुइलर जो है या तो अंडमान के भाग है या निकोबार के। और जो अंडमान निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है, बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो ध्यान रखना है। फिर यहाँ कुछ ज्वालामुखी भी स्थित है। कौन कौन से? तो एक है नारकोंडम ज्वालामुखी है, एक बेरन ज्वालामुखी है। दोनों एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। बेरन ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, जबकि आपके नारकोंडम ज्वालामुखी जो है वो सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। सक्रिय ज्वालामुखी का अर्थ जिससे लगातार लावा बाहर निकलता रहता है, तो आपका कौन सा है? बेरन है। और नारकोंडम ऐसा है जो वर्तमान में शांत है, या तो आपके फ्यूचर में कभी भी उद्गार हो सकता है, तो वो सुषुप्त ज्वालामुखी। तो नारकोंडम सुषुप्त ज्वालामुखी और सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बेरन। तो आपके पूछा जा चुका है एग्जाम में क्वेश्चन, भारत में कौन सा क्षेत्र जहाँ ज्वालामुखी स्थित है? बेरन और नारकोंडम अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र। और प्रमुख पर्वत हो गए सैडल पीक, माउंट हेलियट और थुइलर। ठीक है, फिर यहाँ से पूछा जाता है यहाँ कौन कौन सी मुख्य रूप से जनजातियाँ निवास करती है। ठीक है, तो यहाँ की जनजातियाँ कौन सी है मुख्य रूप से? एक तो है खुद द्वीपों के नाम से ही, अंडमानी और निकोबारी। इसके अलावा जारवा, होंगे और सेंटलीच। ठीक है, ये कुछ निग्रो जनजातियाँ हैं जो अपनी संस्कृति और अपनी वर्तमान में सबसे निम्न जनसंख्या के लिए प्रसिद्ध है। बस कुछ ही बची है, इनकी जनसंख्या समाप्त होने की कगार पर है, इसलिए सरकार इनको संरक्षण दे रही है। ठीक है, इनमें जारवा और सेंटलीच प्रमुख जनजातियाँ हैं। ठीक है, तो ये जनजातियों के लिए प्रसिद्ध है द्वीप।
फिर आप देखोगे जैसे लक्षद्वीप की राजधानी कावरती थी, तो अंडमान निकोबार की राजधानी कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर है, जो दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर किस पे स्थित है? दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। ठीक है, तो ये आपको ये ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपके अंडमान निकोबार के द्वीप। इसमें निकोबार के द्वीप के भी एक महत्वपूर्ण द्वीप है इसमें, ग्रेट निकोबार। और इस ग्रेट निकोबार पर भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु मैंने बताया था पहले आपको, फिर बता रहा हूँ, इंदिरा पॉइंट स्थित है। ठीक है, तो ये हुए आपके अंडमान निकोबार के द्वीप और लक्षद्वीप के द्वीप, ठीक है, जो समूह के रूप में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा कुछ अलग अलग छोटे छोटे द्वीप भी स्थित है, जिसमें एक न्यूमुर द्वीप है जो भारत बांग्लादेश के बीच स्थित है, वो दोनों के बीच विवाद का कारण भी है। न्यूमुर, बांग्लादेश बोलता है ये हमारा द्वीप है, भारत बोलता है नहीं ये हमारा द्वीप है। ठीक है, क्योंकि ये डेल्टाई भाग में स्थित है। तो एक न्यूमुर द्वीप है। फिर आप पढ़ते हो गंगा सागर है। ठीक है, और इसी न्यूमुर के थोड़ा सा पश्चिम की तरफ गंगा सागर द्वीप है, जो भारत का प्रमुख धार्मिक स्थल भी है। ठीक है, पौराणिक कथाओं में वर्णन मिलता है इसका, तो ध्यान रखना है। तो एक न्यूमुर द्वीप हो गया, गंगा सागर द्वीप हो गया। आपने चांदीपुर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप का नाम सुना होगा, यहाँ पे मिसाइल परीक्षण किया जाता है। चांदीपुर और एपीजे कलाम के नाम से एक द्वीप है, दो द्वीप यहाँ अलग अलग है, इन पे क्या किया जाता है? भारत में मिसाइल परीक्षण। आप अग्नि, पृथ्वी, ठीक है, अलग अलग प्रकार की मिसाइलें पढ़ते हो। ठीक है, IMGDP प्रोग्राम पढ़ते हो। इंडियन गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, IGMDP। ठीक है, और जब आप इस प्रकार पढ़ते हो तो आप देखोगे इसके अंतर्गत भारत में कुछ मिसाइलें बनाई गई हैं, जिसमें अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग, ठीक है, और आकाश प्रमुख है। 5 मिसाइलें ये, इनका परीक्षण कहाँ किया जाता है? इन्हीं द्वीपों पर किया जाता है, APJ अब्दुल कलाम और चांदीपुर। ठीक है, फिर आपके श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है, जो भारत की मैंने बताया था, इसी पर आपके पश्चिमी तटीय मैदान था, उस पर एक झील थी पुलिकट, उस पुलिकट के अंतर्गत एक द्वीप था श्रीहरिकोटा के नाम से। और यहाँ पे भारत का अंतरिक्ष उपग्रह प्रक्षेपण यान केंद्र स्थित है। यहाँ से उपग्रह को क्या किया जाता है? आपके अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाता है। ठीक है, क्या नाम है उसका? ठीक है, तो उसका नाम है सतीश धवन। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। सतीश धवन अंतरिक्ष उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? इसी आपके श्रीहरिकोटा द्वीप पर, जो पुलिकट झील के अंदर स्थित है। तो ये द्वीप भी याद रखना है। इसके अलावा आपके रामेश्वरम द्वीप है और पंबन द्वीप है, जो अपनी धार्मिक क्रियाओं के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, रामेश्वरम का उल्लेख भी आपका आता है, और पंबन और पंबन द्वीप जो है भारत और श्रीलंका के बीच प्रमुख द्वीप है। ठीक है, तो आपको यहाँ से पॉइंट याद रखना है। तो ये भारत के क्या हुए? द्वीप भी हुए। द्वीप समूह में लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह हुए। ठीक है, तो हमने यहाँ भारत के क्या क्या पढ़ लिए? मरुस्थल भी पढ़ लिए हैं। ठीक है, उष्ण में थार पढ़ लिया है, शीत में लद्दाख पढ़ लिया है और इनकी विशेषताएं पढ़ ली है। भारत के तटीय मैदान भी पढ़ लिए, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान और उनका डायग्राम भी। ठीक है, और भारत के द्वीप भी पढ़ लिए, जिसमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह थे। इसके अलावा कुछ सिंगल द्वीप थे आसपास स्थित थे, जो याद रखना है। इसमें एक और द्वीप बचा हुआ है, जो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, वो अलग से याद रखना आपको, जिसका नाम क्या है आपका? माजुली। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी पे है। ठीक है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर भी नदी द्वीप स्थित है, जिसका नाम माजुली है, जो याद रखना भारत का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने भारत के सारे भौतिक प्रदेश पढ़ लिए हैं। ठीक है, आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर अगली क्लास में जो भी टॉपिक होगा हम आपके सामने आगे लेके आते हैं। ठीक है, ओके।